गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। हमारा लेक्चर चल रहा था एमजीसीआई फाइटर बैच 2.0 में। पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की इकाई और उसमें हमने प्रोकैरियोट कोशिकाओं को पूरा कर लिया है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं के बाद अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा यूकैरियोट कोशिकाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका को हमने पहले तो अलग अलग नामों से भी जाना था कि क्या क्या नाम थे इसके। तो हम जानते हैं कि इसे हम ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। ससीम केंद्र की कोशिका, ठीक है। ससीम केंद्र की कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि केंद्रक की सीमा निर्धारित है। केंद्रक सुस्पष्ट उपस्थित सुस्पष्ट झिल्लीबद्ध केंद्रक उपस्थित है। सुस्पष्ट झिल्लीबद्ध केंद्रक उपस्थित। अच्छा, अब हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट कोशिकाएं जो थी वो मोनेरा जगत में थी। तो क्या बाकी चार जगत में प्रोकैरियोट कोशिकाएं हैं या यूकैरियोट कोशिकाएं हैं? तो इसका जवाब भी हम जानते हैं कि भाई आद्य जीव यानी कि प्रोटिस्टा, फिर कवक यानी कि फंजाई, फिर पादप यानी कि प्लांटी, और जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। चारों ही यूकैरियोट प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव हैं। यूकैरियोट कोशिका वाले जीव, ठीक है। यूकैरियोट कोशिका वाले जीव हैं कौन? ये चारों जगत, ठीक है। अच्छा, क्या केवल कोशिका में केंद्रक होना ही एकमात्र कैरेक्टर है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भिन्न बनाता है? नहीं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की उपस्थिति एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि प्रोकैरियोट में नहीं था। यूकैरियोट कोशिकाओं में जो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर और उपस्थित होता है वो होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की उपस्थिति। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की उपस्थिति, ठीक है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की उपस्थिति को हम, अच्छा, इंग्लिश में लिखना चाहें तो पहले इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, हमने देखा था बच्चों कि झिल्ली आबद्ध भी हो सकते हैं और झिल्ली अनावृत अनाबद्ध भी हो सकते हैं। झिल्ली आवृत भी हो सकते हैं और झिल्ली अनावृत भी हो सकते हैं। और झिल्ली आवृत में भी हमने देखा था कि एकल झिल्ली आवृत हो सकते हैं और दोहरी झिल्ली आवृत हो सकते हैं। अब हमें उन सभी कोशिकांगों को इस यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ना होता है। अच्छा, अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, आइए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि ससीम केंद्र की कोशिकाएं। पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं।
ये डायग्राम था प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल का डायग्राम आपके सामने है। अब इस प्लांट सेल में क्या क्या देखने में आता है? तो पहली चीज तो हमें दिखाई देती है कि बहुत सारे पार्टीशन हो रखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं। छोटे छोटे हिस्सों को कहा जाएगा कक्ष। तो इस कोशिका को, इस प्रकार की कोशिका को कहा जाएगा कक्ष युक्त। कक्ष युक्त यानी कि कंपार्टमेंटल। जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और कंपार्टमेंट में सीट होती है। ठीक उसी तरह से आप एक घर की इमेजिनेशन करिए तो घर में अलग अलग कमरे होते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जिसमें बताया था कि घर के अलग अलग कमरों को आप अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुछ गेस्ट रूम है, हॉल है, डाइनिंग रूम है, किचन है। ठीक है, तो इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिका, चाहे अच्छा यहाँ पर आपको पादप तथा जंतु दो कोशिकाएं दी, दोनों को ही देखने पर पता चलेगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि कक्षयुक्त होना एक विशिष्ट चरित्र है, विशेषता है। किसकी है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ठीक है, अब यूकैरियोट कोशिकाओं में जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट हमें तो सबसे पहले ये दिखाई देता है कि ये एक कंपार्टमेंट है। पादप कोशिकाओं में अक्सर सबसे बड़ा कंपार्टमेंट रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है या रसधानी होती है। तो ये देखिए रसधानी है। इसके बाद ये दूसरा बड़ा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं वो है केंद्रक। केंद्रक में आपको पूरा एक कवर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि उसमें झिल्ली है और झिल्ली दो लेयर में है, दो परतों में है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली आवृत संरचना है पहली बात। उसमें कहीं कहीं पे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम केंद्रक में निकले हुए छिद्र या केंद्रक छिद्र कहेंगे। फिर ये पूरा बीच में जो हिस्सा है इसे हम केंद्रक द्रव्य मानते हैं। ये लगभग समांगी है, होमोजीनस है, लेकिन इसके बीच का एक हिस्सा है जो और सघन है, ये कहलाता है केंद्रिक या केंद्रिका। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। अच्छा, दो बड़े कंपार्टमेंट हमने देख लिए, केंद्रक मिल गया, रसधानी मिल गई। रसधानी का अपनी सीमा है। कोशिका का अधिकतर हिस्सा, कोशिका द्रव्य का अधिकतर हिस्सा किसने घेरा हुआ है? तो हम देख पा रहे हैं कि रसधानी ने घेरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये लेंस आकार की जो संरचनाएं हैं इसे हम कहते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करती है? तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। फिर यहाँ पे ये भूरा सा आकृति जो है, सॉसेज तस्तरी नुमा जो आकृति है, ये है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करती है हम अच्छे से जानते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा है, 10th क्लास में भी बताया जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा ग्रह। ठीक है, इसके अलावा केंद्रक में आप देखेंगे केंद्रक से जुड़े हुए इस तरह की झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं हैं। झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये जो संरचनाएं हैं ये बनी भी झिल्ली से हैं और उसी झिल्ली के बीच में ये कुछ कार्य करने के लिए बनाई गई हैं। अब ये जो संरचना है दो टाइप की दिखाई दे रही है। एक पे ये राइबोसोम है जो जुड़े हुए हैं, ये संरचना कहलाती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की पाई जाएगी यूकैरियोट कोशिकाओं में। कौन कौन सी? पहली बात तो यूकैरियोट में ही पाई जाएगी, दूसरी बात की दो प्रकार की पाई जाएगी। पहले प्रकार पे राइबोसोम संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसे कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम कहेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और यदि राइबोसोम अटैच नहीं है तो हम जानते हैं कि उसे कहेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये तो मेन ऑर्गेनेल हो गए। अच्छा, इसके बाद इसके बाहरी आवरण पे यदि हम चर्चा करें
तो ये सबसे बाहर में कोशिका में ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर पतली सी कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी और ये दूसरे पौधे की दूसरे कोशिका मतलब पौधे के दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति है। तो आप ये जहां भी देख रहे हैं ये पड़ोसी कोशिकाएं हैं। ये क्या है? पड़ोसी कोशिकाएं हैं और उनकी कोशिका भित्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति और जो कोशिका हमें दिखाई दे रही है, क्या इनके बीच में कहीं कहीं पे कनेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये कनेक्शन क्या है बच्चों? ये कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा या इसे कहा जाता है जीव द्रव्य तंतु। मतलब एक कोशिका और दूसरी कोशिका के मध्य में सीधा सीधा कनेक्शन है। क्यों है कनेक्शन? ताकि द्रव्य का आदान प्रदान हो सके, कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सके। मान लीजिए कि बाजू वाली कोशिका में यदि जल की कमी है और इस कोशिका में जल पर्याप्त मात्रा में है, तो जल इस कोशिका से उस कोशिका में आसानी से जा सकता है इस पैसेज के माध्यम से। हो सकता है कुछ अणु जैसे ग्लूकोज इत्यादि पहुंचाने हो इस कोशिका से उसमें या उससे इसमें, तो वो भी इस पैसेज के माध्यम से, इस जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है मध्य पटलिका या मिडिल लेमेला। हम इन सभी पार्ट्स के बारे में आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिका भित्ति की वजह से कोशिका को एक डेफिनेट आकार मिलता है, आकार देती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को आकार देने में, संरचना प्रदान करने में, संरचनात्मक भूमिका प्रदान करने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पेरोक्सीसोम पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, सूक्ष्म नलिका पाई जाएगी, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में नहीं मिलती। अच्छा, तो ये तो बात हमने एक जनरल बात कर ली कि पादप कोशिका कैसी दिखाई देगी। आइए जंतु कोशिका भी देखते हैं। अब जैसे ये जंतु कोशिका है तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार का जो कोशिकांग है वो जाहिर सी बात है केंद्रक है। क्या हमें रसधानी दिखाई दे रही है? तो नहीं, जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं दिखाई देगी। अच्छा, बाहर की बात करें तो क्या बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित है? नहीं, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, केवल कोशिका झिल्ली है जंतु कोशिकाओं की विशेषता। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? तो हमें हमारे स्वान साहब ने बताई थी। क्या बताई थी? कि जंतुओं में कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आज की डेट में जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। उन्होंने ही किसके बारे में बताया था? प्लांट में सेल वॉल के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में गोल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है। अच्छा, इसमें दोनों प्रकार के अंतर्द्रव्य जालिका देख सकते हैं आप, खुरदरी भी, चिकनी भी। एक खास विशेषता तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, तारक काय उपस्थित है जंतु कोशिकाओं में। क्या ये ऊपर पादप कोशिकाओं में उपस्थित है? अच्छा, जब आप कभी बैठे आराम से एनसीईआरटी पढ़ने तो उसमें देखिए कि दोनों कोशिकाओं में जो ऊपर और नीचे दी गई है इनमें अंतर क्या है, और साथ ही साथ आप वो डायग्राम भी रखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का हमने बनाया था, फिर देखिए तीनों में क्या अंतर है। अच्छा, यहाँ एक खास बात देखिए, हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली एक लचीली संरचना है। तो लचीली संरचना अंदर की ओर मुड़ सकती है, उसे अंतर्वलन कहेंगे। क्या वो बाहर की ओर भी मुड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल मुड़ सकती है, उसे बहिर्वलन कह सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये कोशिका झिल्ली बाहर की ओर मुड़ करके इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं, कोशिका के बाहर प्रवर्धित होती उंगली जैसी संरचनाएं बना रही है। इन्हें सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये लचीली संरचना है कोशिका झिल्ली, तो इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, श्रावण का कार्य हो रहा है,
श्रावण का, संश्लेषण का सारे कार्य हो रहे हैं। इसमें ये पुटिकाओं का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, अहम किरदार निभाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये पुटिका यहाँ जाके संगलित हो रही है, और संगलित होने, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, देखिए। यहाँ पर ये पुटिका स्पष्ट रूप से यहाँ से निकल करके जा रही है और इसमें संगलित हो रही है। वापस आती हुई पुटिका, ये देखिए यहाँ से निकल के ये बनी पुटिका, फिर ये पुटिका, फिर ये इधर ऐसे जाकर के ये भी यहाँ पर संगलित होगी। तो श्रावण का कार्य कोशिका इसी प्रकार करती है। क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, इनका आपस में काफी करीबी रिश्ता होता है, ठीक है। और ये सब पुटिकाएं, पटलिकाएं या नलिकाएं इस तरह की संरचनाएं बनाते रहते हैं। अगर कोशिका को कुछ बाहर पहुंचाना है, स्रावित करना है, उसके लिए भी, और यदि कोशिका के अंदर कुछ आया है तो वो भी पुटिकाओं में बंद करके कोशिका के द्रव्य में लाया जाए। तो ये तो कुछ बेसिक से अंतर हो गए। एनसीईआरटी क्या कहता है देखते हैं। सभी आद्यजीव, पादप, प्राणी, कवक, 4 दे दिए नाम, 1, 2, 3, 4 में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट बात है। झिल्लीदार अंगक पाए जाएंगे। इनकी उपस्थिति के कारण ऐसा लगता है कि ये पूरी कोशिका एक विस्तृत कक्ष है, बड़ा कमरा है, और उस कमरे में छोटे छोटे पार्टीशन है। विस्तृत कक्ष युक्त कोशिका द्रव्य कैसे दिखाई देगी? विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित होता है। ये बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। क्या मिलती है? जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है, ठीक है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ किस तरह से पाया जाता है? तो गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो एनसीईआरटी हमें बताना चाह रहा है कि देखो, अभी तक आपने जो प्रोकैरियोट कोशिका पढ़ी उसमें ये चीजें नहीं पाई जाती। जैसे झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति होती है क्या? नहीं होती है। झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण यूकैरियोट कोशिका विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर आवरण, केंद्रक आवरण होता है, मतलब व्यवस्थित केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्या ये चीज वहां पर भी थी? नहीं, वहां तो एकल गुणसूत्र की कहानी थी, ठीक है। अच्छा, गतिकीय संरचनाएं और कंकाल। गतिकीय संरचनाएं, जैसे कोशिका अगर चलायमान थी तो हमने देखा था प्रोकैरियोट में कि उसके पास फ्लैजेला था। रोम और झालर का गति से लेना देना नहीं था, फ्लैजेला का कोशिका को गतिमान चलायमान बनाने से लेना देना था। यहाँ पर सीलिया भी मिलेगा। यूकैरियोट कोशिकाओं में सीलिया की उपस्थिति होती है, ठीक है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। अब ये वाली बात क्यों कह रहा है एनसीईआरटी? क्योंकि हमने प्रोकैरियोट कोशिका के दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन पढ़ी थी कि कार्य व संरचना, प्रोकैरियोट कोशिकाएं आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद मूलभूत संरचना में समानता दर्शाती है। मूलभूत संरचना समान थी, मतलब उसमें कोशिका ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, फिर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जीनोफोर पाया जाएगा, जीनोफोर में न्यूक्लियोइड रहेगा जो अनुवांशिक द्रव्य को धारण करेगा, प्लाज्मिड पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे चाहे आप आकार कोई सा भी ले लो, बेसिलस ले लो या फिर सर्पिल आकार ले लो या गोलाकार ले लो, लगभग समान संरचना थी। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट कोशिकाओं में पादप कोशिका की संरचना अलग मिल जाएगी, जंतु कोशिका की संरचना अलग मिल जाएगी, कवक कोशिका की संरचना अलग मिल जाएगी। ये बात कहना चाह रहा है यहाँ, ठीक है। सभी यूकैरियोट कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एनसीईआरटी अब एग्जाम्पल के
दे करके एक्सप्लेन करेगा। पादप और जंतु कोशिकाओं का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। भिन्न होती हैं, जैसे कि पादप कोशिका में क्या पाया जा रहा है, भित्ति, लवक और बड़ी केंद्रीय रसधानी। डायग्राम में दिख रहा था वो तो सीधा सीधा, ठीक है। जबकि प्राणी कोशिकाओं में तीनों अनुपस्थित है। तो तीन डिफरेंस आपको एनसीईआरटी यहाँ पे सीधा सीधा बता दे रहा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या क्या डिफरेंस है बच्चों? तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, ठीक है, रसधानी उपस्थित है, बड़ी केंद्रीय रसधानी और क्लोरोप्लास्ट। ये तीन चीजें प्लांट में विशेषताएं हैं जो कि एनिमल यूकैरियोट जंतु कोशिकाओं में नहीं है। क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोट है? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। यही बात यहाँ पे एनसीईआरटी क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है। प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित है। अब कुछ है कि कुछ एक कोशिकांग ऐसे भी हैं जो केवल जंतु कोशिकाओं में हैं, जैसे कि तारक केंद्र या तारककाय, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। वो लगभग सभी पौधों में अनुपस्थित होते हैं। कुछ एल्गी होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है जो लगभग सभी पादपों में उपस्थित होता है, ठीक है। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। तो आपको याद होगा जब हमने प्रोकैरियोट कोशिका का अध्ययन स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले कोशिका के बाहरी आवरण के बारे में बात की, ठीक है। यहां भी हम कोशिका के आवरण से ही स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा यूकैरियोट कोशिका में वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली। झिल्ली, सबसे पहले ये झिल्ली शब्द का मतलब समझते हैं। झिल्ली मतलब एक पर्दा, पर्दे जैसी संरचना। अच्छा, आपने अलग अलग प्रकार के पर्दे देखे होंगे। कुछ बड़े मोटे पर्दे होते हैं, उनके आर पार न तो हवा जा पाती है न धूल जा पाता है, ठीक है। कुछ पतले पर्दे होते हैं जो हवा में सरसराते हैं, ठीक है। उनके आर पार हल्का हल्का आपको अंदाजा लगता है कि हाँ पीछे से कोई आ रहा है या जा रहा है, हल्के से पारदर्शी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पतले तो होते हैं लेकिन पारदर्शी बिल्कुल नहीं होते, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का जो आवरण है उस आवरण में भिन्नता देखने को मिलती है। तो झिल्लियां कई प्रकार की देखी जाती है। कोशिका के बाहरी आवरण में कोशिका द्रव्य को घेरे हुए, कोशिका द्रव्य को घेरने वाला आवरण वाली संरचना क्या कहलाएगी? तो जाहिर सी बात है कोशिका झिल्ली कहलाएगी, ठीक है। क्या ये कोशिका झिल्ली सभी जीवों में होती है? हाँ, सभी जीवों की सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। सार्वत्रिक उपस्थित, मतलब क्या हुआ? सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित या पाया जाएगा, पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब सभी प्रकार की कोशिकाओं से क्या मतलब समझ सकते हैं आप कि भैया प्रो हो या यू हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ठीक है। अच्छा, किसने खोज की थी? तो अभी 10 मिनट भी हुआ होगा, हमने चर्चा की थी कि 10 मिनट पहले ही। सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में बताने वाले थे स्वान साहब। तो खोज किसने की थी? बोले तो साहब स्वान साहब की।
अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम डाइवर्ट होंगे और एक जरूरी टॉपिक है, छोटा सा ही, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस है इसलिए बताया जा रहा है, उसे आप ध्यान से समझें। कितने प्रकार की झिल्लियां होती हैं? अगर हम झिल्लियों के प्रकार की बात करें, झिल्लियों के प्रकार, पहले प्रकार की सिंपल सी झिल्ली में लिख देता हूं, अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। मान लीजिए कि यह एक झिल्ली है, ठीक है। अच्छा, कोशिका में जो द्रव होता है उसमें ठोस हिस्सा भी होता है, तरल हिस्सा भी होता है, या हम ये कह लें कि साइटोसोल जो होता है वो सॉल्यूशन की तरह है, एक विलयन की तरह है। विलय विलयन के दो भाग होते हैं, विलयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, यहां लिख लेते हैं हम। विलयन, विलयन के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो विलेय होता है, यानी कि सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। इन दोनों को जोड़ते हैं, जब मिलाते हैं तो इसे ही कहा जाता है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, आप पानी में शक्कर घोलिए तो पानी क्या है? पानी वो माध्यम है जिसमें घोला जा रहा है, और शक्कर क्या है? जिसे घोला जा रहा है। तो जिसे घोला जा रहा है उसे क्या कहेंगे? विलेय। और जिसमें घोला जा रहा है उसे क्या कहेंगे? विलायक। दोनों को मिला दो तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। और साइटोसोल भी क्या है? साइटोसोल सॉल्यूशन ही तो है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के दो भाग होंगे, विलेय और विलायक। अपारगम्य झिल्ली कैसी होती है कि इसके आर पार कोई नहीं जाएगा, ना तो विलेय जाएगा, ना ही विलयन विलायक जाएगा। ये किसी भी प्रकार की चीज को आर पार जाने नहीं देते। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरे प्रकार की झिल्ली कैसी हो सकती है? तो बोले कि साहब पारगम्य हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है पारगम्य झिल्ली, ठीक है। पारगम्य झिल्ली कैसी होगी? तो पारगम्य झिल्ली, मान लीजिए कि ये झिल्ली है और इस झिल्ली के आर पार दोनों जा पा रहे हैं। कौन कौन दोनों? विलेय भी तथा विलायक भी। ऐसी झिल्ली को हम कहेंगे पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तीसरे प्रकार की झिल्ली देखिए, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसमें क्या है? मान लीजिए कि झिल्ली है तो झिल्ली के आर पार विलेय नहीं जा पाएगा, विलयक जा पाएगा। विलेय नहीं जा पाएगा, विलयक आर पार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली हुई, ठीक है। चौथे प्रकार की जो झिल्ली है, चौथे प्रकार की झिल्ली है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य, या एनसीईआरटी इसे कहीं कहीं पर वर्णात्मक पारगम्य भी कहता है। वर्णात्मक पारगम्य, इसमें क्या होगा? मान लीजिए कि ये झिल्ली है, तो
विलेय, सभी प्रकार के विलेय नहीं, कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणु। तो मैं यहां इसे लिखता हूं दूसरे कलर से, कुछ चुने हुए विलेय अणु के लिए पारगम्य है तथा विलायक के लिए पारगम्य है। अच्छा, अब ये 4 प्रकार की जो झिल्लियां हमने डिस्कस की, इनमें से पौधों में अगर बॉटनी की बात करें तो ज्यादातर पौधे की कोशिकाओं में या जहां भी कोशिकाओं में पौधों की बात की जाएगी, वहां आपको चयनात्मक पारगम्यता दिखाई देने वाली झिल्लियां मिलेंगी। बॉटनी में, प्लांट में जहां भी आपको पढ़ना होगा, ज्यादातर जगहों पर चयनात्मक पारगम्यता दर्शाने वाली झिल्लियां उपस्थित होंगी, क्योंकि पानी के साथ साथ उन्हें खनिज, लवण इत्यादि भी अवशोषित करना होता है और इस कार्य के लिए चयनात्मक झिल्ली ही या वर्णात्मक पारगम्यता दर्शाने वाली झिल्ली ही सबसे उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की हमने झिल्लियां देख ली, है ना। अब आइए अब बात करते हैं कि झिल्ली की खोज और अध्ययन कैसे, कब स्टार्ट हुआ। तो कोशिका झिल्ली के बारे में ज्यादा स्टडी कब संभव हो पाई। तो एनसीईआरटी लिखता है कि 1950 के लगभग जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हो पाया, खोज हो पाई, उसके पश्चात कोशिका झिल्ली की अध्ययन में तेजी आ सकी। कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन, विस्तृत संरचना का अध्ययन कब संभव हो पाया। ये प्रश्न नीट में पूछा जा चुका है। इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के उपरांत, खोज के उपरांत कब हुआ था ये कार्य। तो लगभग 1950 के आसपास, 1950 में नॉल और रस्का नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको जगह जगह सुनने को मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ेंगे तब भी, गोल्जी काय पढ़ेंगे तब भी, राइबोसोम पढ़ेंगे तब भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतनी महत्वपूर्ण खोज थी जिसने कि सेल बायोलॉजी के अध्ययन की गति को दोगुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। उसके पहले तक लोगों के देखने की सीमा निर्धारित थी, उससे ज्यादा आगे वो नहीं देख पा रहे थे। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, विस्तृत संरचनाओं का अध्ययन हो पाया। लेकिन क्या उसके पहले कोई अध्ययन हुए ही नहीं थे? ऐसा नहीं है। उसके पहले झिल्ली के रासायनिक अध्ययन हो चुके थे। रासायनिक संगठन का पता लग चुका था। ठीक है, झिल्ली के रासायनिक संगठन का पहले ही पता लग चुका था। क्या पता लग चुका था? कौन सी झिल्ली का अध्ययन किया? तो एनसीईआरटी ने कहा है, एक उदाहरण के तौर पे बहुत सारी झिल्लियों के अध्ययन हुए थे, लेकिन एनसीईआरटी ने आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का उदाहरण दिया है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। अच्छा, लाल रक्त कोशिका का ही क्यों अध्ययन किया गया? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक था? या और भी कोशिकाओं का अध्ययन किया, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्यों बताता है, या इसका स्टडी ज्यादा कन्वीनियंट था क्या? हाँ, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता नहीं है, कुछ इधर उधर की चीजें जैसे कि कोशिकांग नहीं होते हैं, केवल कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
है ना। तो कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करने के लिए ऐसे नमूने की जरूरत थी जिसमें कि कोशिकांग न हटाने पड़े, केंद्रक न हटाना पड़े, केवल उपस्थित हो तो क्या, कोशिका, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो इस प्रकार की कोशिका, लाल रक्त कोशिका एक अच्छी कोशिका थी उस हिसाब से, इसलिए उसे नमूना मान करके उसके ऊपर रासायनिक अध्ययन काफी आसानी से किए जा सके। और लाल रक्त कणिका कोशिकाएं मिलती कहाँ है, खून में। खून कहीं से भी मिल सकता था, जैसे नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं अक्सर देखते हैं जानवरों को काटा जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है, या फिर कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जानवर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो आसानी से लाल रक्त कोशिकाएं मिल जाती हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का रासायनिक संगठन, कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन की अध्ययन हो चुका था। और उससे क्या पता चला था, पता चला था कि कोशिका झिल्ली में, अच्छा, कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित है, लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित है। ठीक है, ये बात पता चल चुकी थी, कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित है। दूसरी बात क्या पता चली, फॉस्फोलिपिड प्रमुख प्रकार का लिपिड है। कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रमुख प्रकार का लिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है भाई, लिपिड का मतलब क्या है, वसा। वसा के साथ में आप कोई ऐसा अणु जोड़ दें जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप हो, फॉस्फेट समूह हो, तो उसे कहा जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट समूह प्लस लिपिड, इसे ही कहा जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक दुनिया भर में कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन कर रहे थे और संरचनाओं के अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपने अपने नमूने दिए। नमूने अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे, कम से कम 6-7 प्रकार के अलग अलग नमूने दिए गए, लेकिन सभी नमूनों को जब इस बात पर आंका गया कि क्या ये कोशिका झिल्ली के सभी कार्यों को भी एक्सप्लेन करने में सक्षम है, तो उस पॉइंट पर काफी सारे नमूने रिजेक्ट होते चले गए और आखिर में सिंगर निकोलसन का तरल किरमिर नमूना ही सभी चीजों के ऊपर, सभी मापदंडों के ऊपर खरा उतर पाया। तो आज के समय में सबसे ज्यादा स्वीकृत जो नमूना है, कोशिका झिल्ली की संरचना का नमूना है, वो है तरल किरमिर नमूना, जिसे दिया था सिंगर निकोलसन ने। अच्छा, उस समय पे एक बात और पता चली थी कि ये जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन है या और भी जो दूसरी मेम्ब्रेन है, तो पहली बात तो पता चली कि कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित है। दूसरी बात पता चली कि फॉस्फोलिपिड प्रमुख प्रकार का लिपिड है कोशिका झिल्ली में। तीसरी बात क्या पता चली, फॉस्फोलिपिड अणु, फॉस्फोलिपिड अणु दो सतहों में जमे होते हैं, जमे होते हैं। ठीक है, तीन बातें पहले से पता चल चुकी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद इन तीनों चीजों को मेम्ब्रेन की संरचना का अध्ययन करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया, तो उसने इस बात को प्रमाणित किया, उसने इस बात को साबित किया, कंफर्म किया कि हाँ, ये जो बातें कही गई है वो सत्य है।
तो इसमें ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने आगे चल करके नमूने बनाने में वैज्ञानिकों की मदद की। इसके आधार पे कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने नमूने दिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं फॉस्फोलिपिड क्या होता है और फॉस्फोलिपिड के जो अणु हैं ये दो सतहों में जमे हैं, इस बात का मतलब क्या होता है। पहले तो फॉस्फोलिपिड की संरचना देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड की संरचना, ठीक है, ये संरचना जो है ग्लिसरॉल पर आधारित है। ग्लिसरॉल पर आधारित। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो 3 कार्बन का अणु होता है। तीन कार्बन का अणु होता है, ठीक है। अब इस तरह से इसमें OH ग्रुप लगे होते हैं। यदि इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन की जगह हम यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, इस सिरे पे हम लगा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप और इस सिरे पे लगा देते हैं 2 हाइड्रोकार्बन टेल। R ग्रुप इधर R1 लगा दिया और इधर R2 लगा दिया, और ये लंबे फैटी एसिड टेल होते हैं। तो इसको मैं R1 को अगर विस्तृत रूप से समझाना चाहूं तो इस तरह से बता सकता हूं। कार्बन के चेन, कार्बन की श्रृंखला, श्रृंखला और आखिर में जाकर के COS ग्रुप। एक सीधा, एक श्रृंखला संतृप्त है, एक श्रृंखला असंतृप्त है। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला बनी, इसमें एक श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन की है और दूसरी श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। अब इसको मॉलिक्यूल को जब इस तरीके से दर्शाया जाएगा, देखिए एनसीईआरटी में जो फॉस्फोलिपिड दर्शाया है वो कुछ इस तरह से दर्शाया है, इस तरह से। अब मैं इसे कहता हूं एक मुंडी दो पूछंडी वाली संरचना, एक सिर दो पूंछ, या फिर ये कह सकते हैं एक सिर दिखाई दे रहा है और एक दो पैर दिखाई दे रहे हैं, पैर एक सीधा है एक टेढ़ा है, कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। एक मुंडी दो पूछंडी कैसे, ये सिरा मैं मानता हूं कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला हिस्सा, ये कार्बन जो फॉस्फेट वाला है, और बाकी दो ये दर्शा रहे हैं दोनों कार्बन चेनों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब इस अणु के दो भाग दिखाई देते हैं। दो भाग में पहला भाग है फॉस्फेट सिरा। कौन सा सिरा? फॉस्फेट सिरा। अब इस सिरे की खासियत सुनिए। फॉस्फेट है, चार्ज होगा, कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है या चार्ज वाला कोई भी हिस्सा है तो वो अक्सर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि जल रागी हिस्सा होता है, जल रागी हिस्सा होता है। और ये पूंछ वाला सिरा है, फॉस्फोलिपिड की पूंछ है। पूंछ कैसी है? हाइड्रोकार्बन की बनी है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन जो है वो जल विरागी होते हैं, जल विरागी या जल भीरू, ठीक है। अब एक ही अणु में दो प्रकार के हिस्से हैं। पहला हिस्सा कैसा है?
जो फॉस्फेट सिरा है वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक है, इसे हम लिख भी लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जल के नजदीक रहना पसंद, जल के नजदीक रहेगा। और ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर रहेगा, जल से दूर रहेगा। ठीक है, तो एक ही अणु में दो अलग अलग प्रकार के हिस्से हो गए। एक हिस्सा जल रागी है, दूसरा हिस्सा जल विरागी है। एक हिस्सा जल भीरू है, एक हिस्सा जल रागी। इस तरह के अणुओं को एक शब्द आता है केमिस्ट्री में, कहते हैं उसे उभय धर्मी। क्या कहते हैं, उभय धर्मी। दोनों प्रकार के जो हिस्से हैं, ऐसे अणु जिनमें दोनों प्रकार के हिस्से हों उन्हें कहा जाता है उभय धर्मी या एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड का एक अणु हो गया, लेकिन संरचना जो झिल्ली की पढ़ रहे हैं हम, उसमें ये किस तरह से उपस्थित है, आइए अब वो देखते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड दर्शा दिया मैंने अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये हो गई एक सतह। किसकी एक सतह, फॉस्फोलिपिड की एक सतह। फॉस्फोलिपिड की एक सतह। ठीक है, फिर इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड की ये आ जाएगी दूसरी सतह। फॉस्फोलिपिड की दूसरी सतह। अब यही बात बताई गई थी पहले कि फॉस्फोलिपिड अणु दो सतहों में जमे होते हैं। अब देखिए कैसे जमे हैं। इसको अगर ध्यान से आप समझेंगे तो दोनों परतों के जलरागी हिस्से कहां हैं, क्या एक दूसरे के नजदीक हैं या एक दूसरे से दूर हैं। दोनों सतहों के जलरागी हिस्से, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये फॉस्फेट हिस्सा जलरागी है और ये फॉस्फेट वाला सिरा जलरागी है। तो दोनों फॉस्फेट सिरे जो जलरागी हैं वो एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत समझ रहे हैं आप, विपरीत है। तो ये जैसे मैं कोहनी का हिस्सा दिखा रहा हूं, ये फॉस्फेट सिरा हो गया और इधर ये दूसरा फॉस्फेट सिरा हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, यहां पर क्या चीज होगी जिनके संपर्क में, जलीय माध्यम होना चाहिए, जलीय माध्यम के संपर्क में होना चाहिए। यहां भी जलीय माध्यम होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसे अगर हम कोशिका की बात करें, मान लीजिए एक कोशिका मैंने बनाई, ये कोशिका की झिल्ली दिखाई दे रही है। इस कोशिका झिल्ली को जब मैं जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मुझे इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये इस तरह की संरचना मुझे कोशिका झिल्ली की दिखाई देगी जब मैं इसे बड़ा करके देखूंगा। तो अब इसमें क्या देख पा रहे हैं आप कि ये वाला सतह जो होगा ये किसके संपर्क में है, कोशिका द्रव्य के संपर्क में। क्या ये जलीय माध्यम होता है कोशिका द्रव्य, जाहिर सी बात है होता ही है। फिर यहां पर ये वाली सतह किसके संपर्क में है, बाहरी जलीय वातावरण, बाहरी जलीय माध्यम के संपर्क, के संपर्क में। ठीक है, अब इसी तरह से ये भी कहां होगा, इधर मान लेते हैं हम कोशिका द्रव्य होगा,
और इधर क्या होगा, तो इधर बाहरी वातावरण हो सकता है, बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहरी वातावरण हो सकता है। अब दोनों फॉस्फेट सिरे, दोनों जल रागी हिस्से एक दूसरे से विपरीत व्यवस्थित होंगे, परंतु जल के नजदीक व्यवस्थित होंगे, जलीय माध्यम के संपर्क में किंतु एक दूसरे से विपरीत। आइए इस बात को लिख लेते हैं। फॉस्फेट सिरे किसके, दोनों सतहों के, दोनों सतहों के फॉस्फेट सिरे एक दूसरे से विपरीत दिशा में, से विपरीत, परंतु जलीय माध्यम के संपर्क में, माध्यम के संपर्क में। एक चीज तो हमने देख ली। अब आइए बात करते हैं कि इनका जल भीरू हिस्सा कहां पर है। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जल भीरू हिस्से दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन पुच्छ सिरे एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन जलीय माध्यम से दूर है, एक दूसरे के नजदीक किंतु जलीय माध्यम से दूर। आइए इस बात को लिख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के नजदीक किंतु जलीय माध्यम से दूर या सुरक्षित। इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही हमें एक कंसेप्ट समझना था कि फॉस्फोलिपिड दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं, दोनों किससे बने हैं, फॉस्फोलिपिड के बने हैं। ठीक है भाई, फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिरा जो कि चार्ज हिस्सा होता है, और दूसरा भाग हिस्सा होता है जो कि अनचार्ज होता है, नॉन पोलर होता है। फिर से लिख लेते हैं हम, जो सिरा है वो कैसा है, सिरा जो है वो चार्ज है, आवेशित है, चार्ज यानी कि आवेशित है। क्यों आवेशित है, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप से बना है, फॉस्फेट का चार्ज है। ठीक है, चार्ज हो गया। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसे पोलर कहेंगे, यानी कि ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, जल रागी होता है। अब हाइड्रोकार्बन टेल के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन टेल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय। ठीक है, क्या ये जल रागी होता है, नहीं, ये जल भीरू होता है। और ये दो सतहों में आपस में जमे होते हैं, तो ये दो सतहों का जमावड़ा इस तरह का होगा कि फॉस्फेट सिरे, दोनों सतहों के फॉस्फेट सिरे एक दूसरे से विपरीत परंतु जलीय माध्यम के संपर्क में व्यवस्थित होंगे, और हाइड्रोकार्बन पुच्छ सिरे एक दूसरे के नजदीक किंतु जलीय माध्यम से दूर या सुरक्षित व्यवस्थित होंगे। फिर फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन भी आएंगे, कोशिका झिल्ली की संरचना में प्रोटीन तथा लिपिड भी आएंगे, और उसका कार्य संवहन में जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।